और सीनियर्स के साथ गए तो तुम्हें वहां पर खूब इंसल्ट झेलनी पड़ेगी। इस बात को सुनकर चियोन काफी सीरियस होकर सोचने लगता है। मास्टर याओशी की बात सही है, क्योंकि मेरे मास्टर और सीनियर्स को सिर्फ फ्री की चीजें चाहिए। वो खुद से कुछ भी अर्न नहीं करना चाहते। मुझे इस बारे में अपने मास्टर से बात करनी चाहिए। फिर हम बाहर मैदान का सीन देखते हैं, जहां पर कि वो तीनों टेबल्स बना रहे होते हैं। हम देखते हैं वहां खड़े दोनों डिसाइपल्स को टेबल्स बनाने में काफी मजा आ रहा होता है, मगर वहीं मास्टर सियोल इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तभी एक डिसाइपल मास्टर सियोल से कहता है, मास्टर आप भी इसे एक बार ट्राई करके देखिए। मगर आगे से मास्टर सियोल कोई भी जवाब नहीं देते, बस मुंह फुलाए खड़े रहते हैं। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है, मुझे तो अब भूख भी लगने लगी है। लेकिन तभी लिन टियान वहां उन तीनों के पास आ जाता है और वहां आकर कहता है, अगर तुम लोगों को भूख लगी हो तो अंदर आकर खाना खा सकते हो। इस बात को सुनकर वो दोनों डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों लिन टियान से पूछते हैं, क्या हम यहाँ खाना खा सकते हैं। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ, मगर जितनी प्लेट्स नूडल्स की खाओगे उतने ही और टेबल्स भी बनाने होंगे। ये सुनते ही उन दोनों डिसाइपल्स के चेहरों की खुशी अगले ही पल गायब हो जाती है। तभी वहां चियोन भी आ जाता है और अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। आगे से उसके मास्टर कहते हैं, आखिर अब तुम्हें क्या बात करनी है। चियोन कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि हमारे लिए बेहतर यही होगा कि मैं नामगुंग फैमिली अकेले जाऊं। इस बात को सुनकर उसके मास्टर और दोनों सीनियर्स गुस्से में उसे घूरते हैं और कहते हैं, आखिर तुम वहां अकेले कैसे जा सकते हो जबकि तुम्हारे मास्टर और सीनियर्स यहां मौजूद है। आगे से चियोन कहता है, मास्टर अगर हम आज ही नामगुंग के लिए नहीं निकले तो हम उस दिन तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे जिस दिन का हमने उनसे मिलने का वादा किया है। मास्टर सियोल चियोन के इस बिहेवियर को देखकर सोचते हैं, आखिर इसे हो क्या गया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना एरोगेंटली बात करने की। फिर मास्टर सियोल लिन टियान के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें बहुत अर्जेंटली नामगुंग फैमिली जाना है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम वहां से लौटकर तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे। मगर आगे से लिन टियान गुस्से में कहता है, जब तक तुम तीनों टेबल्स नहीं बना लेते तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तभी वहां मास्टर याओशी भी आ जाते हैं और सियोल से कहते हैं, तुम्हें चियोन को वहां भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी तय की हुई तारीख पर वहां नहीं पहुंचा तो तुम्हारे सेक्ट की काफी ज्यादा इंसल्ट होगी। आगे से सियोल उदास सा मुंह बनाकर कहता है, मैं समझ गया। चियोन अपने मास्टर से कहता है, अच्छा तो फिर मैं नामगुंग फैमिली के लिए अभी ही रवाना होता हूँ। उसके मास्टर गुस्से से कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। हम अगले सीन में चियोन को नामगुंग फैमिली की ओर जाते हुए देखते हैं। पीछे खड़े उसके दोनों सीनियर्स सोच रहे होते हैं, ये तो सच में अकेले जा रहा है। तभी उन दोनों में से एक डिसाइपल कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी चियोन से भी जेलसी महसूस करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम असैसिन गिल्ड के एक असैसिन को देखते हैं जो खुद को ट्रेन कर रहा होता है। वो बिना वेपन्स को छुए उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है, और ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि एम भी कर रहा होता है। तभी वहां कुछ गार्ड्स आते हैं और कहते हैं, मास्टर सियो आप तो दिन ब दिन और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस असैसिन का नाम सीओ है। सीओ कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ गिल्ड के टॉप 10 असैसिन्स में आना ही मेरे लिए काफी है? अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो, मेरा पाथ काफी लंबा है। आगे से वो गार्ड कहता है, मैं जानता हूं मास्टर आपकी डेस्टिनी बहुत ब्राइट है। मगर तभी हम सीओ को सीरियस होते हुए देखते हैं और वो सीरियस होकर उस गार्ड से कहता है, जल्दी से वो पैसे लाओ जो कि मेरे लिए गिल्ड वालों ने भेजे हैं। तभी वो गार्ड सिल्वर टेल्स के उस बॉक्स को आगे करते हुए कहता है, ये लीजिए। फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि उन पैसों को गिनने के बाद कहता है, ये तो 70,000 सिल्वर टेल्स है, मगर इतने सारे पैसे वो भी सिर्फ एक कुक को मारने के लिए, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। ये सोचने के बाद सीओ अपने उस गार्ड से पूछता है, आखिर तुम्हारे पास उस लड़के की क्या क्या इन्फॉर्मेशंस है। आगे से वो गार्ड सीओ को बताता है, उस लड़के का नाम लिन टियान है। वो कुनलुन बार में एक कुक का काम करता है और जिस बार में वो लड़का काम करता है उस बार की ओनर एक लड़की है जिसका नाम जिन सोही है और उसकी उम्र 19 साल है। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो ये है कि हाल ही में कुनलुन में एक मास्टर अपीयर हुआ था जिसने 4 ड्रैगनों में से 3 ड्रैगनों को खत्म कर दिया, और जहां तक मुझे लगता है वो मास्टर भी इसी लड़के से रिलेटेड है। और यही नहीं, इसके अलावा मास्टर याओशी भी रोज ही उस लड़के से मिलने उसके बार में जाते हैं। इस बात को सुनकर तो सीओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, क्या वही मास्टर याओशी जो कि उन 7 ग्रेटेस्ट इमॉर्टल्स में आते हैं। फिर वो सीरियस होकर कहता है, मुझे लगता है एक बार मुझे खुद भी वहां जाकर उस पर्सन के बारे में तहकीकात करनी चाहिए। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। हमें लिन टियान के बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिन सोही लिन टियान को चिकन काटना सिखा रही होती है। तभी लिन टियान सोचता है, इस चिकन की डिश बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, हम इसे अपने नए फूड मेन्यू में ऐड कर सकते हैं।
ये सोचने के बाद लिन टियान जिन सोही से कहता है, मिस जिन, क्या मैं भी एक बार इस चिकन को बनाकर देख सकता हूँ? आगे से जिन सोही कहती है, मिस्टर लिन, ये हमारे पास आखिरी चिकन है। अगर हमें और चिकन चाहिए तो हमें पहले इस चिकन का मीट बेचकर पैसे इकट्ठे करने होंगे। इस बात को सुनकर लिन टियान कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम होने तक चिकन्स के लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगा। लेकिन तभी लिन टियान के बार में कोई आ जाता है। फिर हम देखते हैं लिन टियान उसका वेलकम करने के लिए दरवाजे पर जाता है और उसे एक कुर्सी पर बैठा देता है। फिर हमें उस पर्सन की शक्ल को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि असैसिनेशन गिल्ड का असैसिन सीओ है। तभी सीओ उस बार के चारों तरफ देखने लगता है। उसकी नज़र किम योंग और उसके दोनों साथियों पर जाती है और उन्हें देखकर वो खुद से कहता है, मुझे उन तीनों में से सिर्फ हरे कपड़ों वाले लड़के से मार्शल ऑरा सेंस हो रहा है, बाकी दोनों में मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। तभी लिन टियान उससे उसका ऑर्डर लेने लगता है। आगे से सीओ लिन टियान को देखते हुए कहता है, इस लड़के की बॉडी में भी एनर्जी नहीं है। ये सोचने के बाद वो लिन टियान को ऑर्डर देते हुए पूछता है, आखिर तुम्हारे बार में कौन कौन सी फूड आइटम्स है? आगे से लिन टियान कहता है, हमारे पास नूडल्स, डम्पलिंग और हाँ, लांगजी भी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिन टियान मीट को लांगजी बोल रहा है ताकि लोग इसे कोई नई डिश समझकर ऑर्डर कर लें। लिन टियान की बात को सुनकर आगे से सीओ लिन टियान से पूछता है, आखिर ये लांगजी कौन सी फूड आइटम है? आगे से लिन टियान कहता है, ठीक है, मैं आपके लिए लांगजी ले आता हूँ, फिर आप खुद ही खाकर चेक कर लीजिए कि लांगजी किसे कहते हैं। ये बोलकर लिन टियान किचन की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सीओ आवाज मारते हुए कहता है, मुझे लांगजी नहीं चाहिए, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मगर आगे से लिन टियान उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर सीओ खुद से कहता है, आखिर अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं कौन सा यहाँ कोई फूड टूर पर आया हूँ। लेकिन तभी लिन टियान उसका ऑर्डर लेकर आ जाता है और उस ऑर्डर को सीओ के टेबल पर रखते हुए कहता है, ये रही आपकी लांगजी। हम देखते हैं सीओ तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है, ये पर्सन तो खाना बनाने में काफी ज्यादा फास्ट है। ये सोचने के बाद वो लिन टियान की तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा फास्ट हो। आगे से लिन टियान मुस्कुराते हुए सीओ से कहता है, शुक्रिया सर। फिर लिन टियान वहां से चला जाता है। वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि उस मीट को खाने लगता है। वहीं साइड से किम योंग और उसके दोनों साथी भी उसी मीट को देख रहे होते हैं, जिससे कि उनके मुंह में भी पानी आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं बार में मास्टर याओशी भी आ जाते हैं। वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि मास्टर याओशी को देखकर सोचने लगता है, ये तो बेगर सेक्ट के लीडर मास्टर याओशी है, इस समय के सबसे शक्तिशाली मास्टर्स में से एक। क्या ये सच में यहाँ पर डेली आते हैं? फिर वो मास्टर याओशी को देखते हुए धीमे से कहता है, ये जरूर ही यहाँ पर उस कुक से मिलने आए होंगे। चलो तो देखते हैं आखिर वो कुक है कौन जिससे कि मास्टर याओशी यहाँ पर मिलने आए हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर लिन टियान आ जाता है और सीओ जैसे ही लिन टियान को देखता है वो तो काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगता है, क्या यही मामूली सा इंसान वो कुक है? और फिर हम वापस से लिन टियान को देखते हैं जो कि मास्टर याओशी से कहता है, अच्छा तो तुम आए हो। आगे से मास्टर याओशी लिन टियान को एक मेडिसिनल हर्ब देते हुए कहते हैं, ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आगे से लिन टियान कहता है, मगर मैं इन हर्ब्स को नहीं खाता। तभी मास्टर याओशी जिन सोही की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा अगर तुम हर्ब्स नहीं खाते तो तुम ये अपने साथ वाली लड़की को दे देना, वैसे भी ये हर्ब 200 साल पुरानी है और इस हर्ब का नाम जिनसिंग है। फिर लिन टियान भी मास्टर याओशी से उस हर्ब को ले लेता है और उसे लेते हुए कहता है, तुम सच में मेरे एक काफी अच्छे दोस्त हो। आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बस आज मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा था। ये बोलकर मास्टर याओशी हंसने लगते हैं। तभी हम सीओ को देखते हैं जो टेबल पर अपनी चॉपस्टिक रखते हुए खुद से कहता है, चलो अब मुझे ये तो पता चल चुका है कि आखिर मेरा टारगेट कौन है। अब जैसे ही मास्टर याओशी यहाँ से जाएंगे वैसे ही मैं इस कुक को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं सीओ को वहां पर ब्लड की स्मेल आने लगती है जिससे कि उसे काफी बड़ा झटका लगता है। तभी हम देखते हैं मास्टर याओशी भी लिन टियान से पूछते हैं, आखिर ये ब्लड की स्मेल कहाँ से आ रही है? आगे से लिन टियान बड़े ही कैजुअली कहता है, वो यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ असैसिन्स आ रखे थे, शायद ये उन्हीं के ब्लड की स्मेल है। आगे से मास्टर याओशी सीओ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या तुम उस पर्सन को जानते हो? वो भी एक असैसिन है। इस बात को सुनकर हम लिन टियान को देखते हैं जिसे कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मास्टर याओशी से कहता है, आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस उसे इग्नोर करिए। इस बात पर मास्टर याओशी लिन टियान से पूछते हैं, आखिर तुम एक असैसिन को इग्नोर कैसे कर सकते हो जबकि तुमने अभी कुछ देर पहले ही कुछ असैसिन्स को मारा है? आगे से लिन टियान कहता है, वो अभी कोई असैसिन नहीं, वो अभी इस बार का एक कस्टमर है और जब तक वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक मैं भी उसे बिना किसी रीजन के नहीं मार सकता। और हम देखते हैं ये सब बातें सीओ को बिल्कुल साफ साफ सुन रही होती है।
फिर मास्टर याओशी लिन टियान से कहते हैं, चलो तो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। फिर हम सीओ को देखते हैं, जो कि इन सब बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा डर गया होता है और वो मन ही मन सोचता है, मेरे आने से पहले भी यहाँ फॉरेस्ट में कई सारे असैसिन्स मौजूद थे। मैंने भी यहाँ आते समय उन्हें नोटिस कर लिया था, लेकिन क्या वो सभी असैसिन्स मारे गए? ये सोचकर वो बेचारा और भी ज्यादा डरने लगता है। तभी हम वापस से मास्टर याओशी को देखते हैं, जो कि वापस से किसी बच्चों की तरह बिहेव करते हुए लिन टियान से अपने साथ बैठकर वाइन पीने को कहते हैं। तभी हम सीओ को भी देखते हैं, जो कि लिन टियान को देखकर कहता है, अब जैसे जैसे मैं इस लड़के को देख रहा हूं वैसे वैसे मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। हम देखते हैं डर के मारे सीओ का पूरा शरीर कांप रहा होता है। वहीं मास्टर याओशी भी उसे नोटिस करते हुए लिन टियान से कहते हैं, देखो उसके तो तुम्हारी बातों से ही पैर कांपने लगे हैं। अब उसे देखकर लग रहा है कि वो बस कुछ ही देर में यहाँ से भागने वाला है। आगे से लिन टियान कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे इग्नोर करो और उसे अपना खाना शांति से खाने दो। फिर हम दूसरी तरफ सीओ को देखते हैं, जो कि अपने खाने को खत्म करने के बाद जिन सोही के पास आकर उसे उस खाने के पैसे देते हुए पूछता है, मिस आखिर मेरा बिल कितना बना? आगे से जिन सोही कहती है, सर आपका बिल 145 सिल्वर टेल्स का बना। ये सुनकर सीओ काफी सरप्राइज होकर कहता है, क्या ये तो काफी ज्यादा है। आगे से जिन सोही कहती है, सर वो इसलिए क्योंकि आपने हमारे बार की सबसे महंगी डिश खाई है। तभी हम योंग को देखते हैं, जो कि उस बचे हुए मीट की तरफ अपनी लार टपकाए जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीओ बिल चुकाकर उस बार से जाने लगता है, मगर जैसे ही वो बार के बाहर पहुंचता है वो वहां से बड़ी ही तेजी से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी बार के बाहर खड़े सीओ के साथी सीओ को घबराया देख सीओ से कहते हैं, सीनियर ब्रदर आखिर आप भाग क्यों रहे हैं? आगे से सीओ उन लोगों से कहता है, क्योंकि अंदर एक मॉन्स्टर है, अगर तुम लोग भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ से भागो। फिर वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर हम 1 महीने पहले का सीन देखते हैं। हम एक माउंट टियान नाम की जगह को देखते हैं, जहां पर एक केव के अंदर कोई पर्सन कल्टीवेट कर रहा होता है, मगर अगले ही पल वो अपनी कल्टीवेशन खत्म करके अपनी आंखें खोल लेता है और हम देखते हैं कि कल्टीवेशन खत्म करने के बाद उसकी बॉडी से काफी ज्यादा डेंस ऑरा निकल रहा होता है। फिर वो पर्सन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने आखिर कर दिखाया। फिर हमें कहानी का राइटर इस पर्सन के बारे में बताता है। इस पर्सन का नाम चेंग शू है और ये हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर था, जिसके नीचे लाखों प्रैक्टिशनर्स काम करते थे। मगर फिर भी चेंग शू अपनी इस पोजीशन से खुश नहीं था। वो इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। फिर एक दिन हेवेंस ने उसे एक विश ग्रांट की, जिसमें कि चेंग शू ने हेवेंस से एक हेवनली टेक्निक मांगी। आगे से हेवेंस ने भी चेंग शू को एक हेवनली टेक्निक की किताब दे दी, जिसका कि नाम डीमन डिवाइन टेक्निक था। और चेंग शू की ये टेक्निक कुछ हद तक लिन टियान की टेक्निक जैसी ही है। इस टेक्निक की मदद से उसकी बॉडी भी इवॉल्व होकर ओल्ड एज से वापस यंग एज में आ गई। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं चेंग शू अपनी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो उसी टेक्निक की थर्ड स्टेज को कल्टीवेट करने लगता है, मगर जैसे ही वो थर्ड स्टेज को कंप्लीट करता है हम देखते हैं कि वो अपनी मेमोरीज खो देता है। वो कहता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ और मैं कौन हूँ? यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेंग शू अपनी पुरानी सभी मेमोरीज भूल चुका है। फिर अगले सीन में वो अपने हाथों में बंधी हुई हथकड़ियों को तोड़ देता है और केव से बाहर निकलने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो एक माउंटेन क्लिफ पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आखिर मैं इस जैसी जगह पर कर क्या रहा था? मगर न जाने क्यों मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी इमेंस एनर्जी महसूस हो रही है। फिर चेंग शू पास वाले एक बड़े माउंटेन पर जोरदार हमला करता है और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा माउंटेन ही टूट जाता है। ये देखकर चेंग शू जोर जोर से हंसने लगता है। अगले ही पल वो छलांग मारकर वहां से गायब हो जाता है। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर कि हम सीओ को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से कह रहा होता है, तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। आगे से उसके सभी साथी भी उसकी बात सुनने लगते हैं। सीओ कहता है, वो बार में काम करने वाला कुक कोई मामूली कुक नहीं है, असल में वो एक मॉन्स्टर है। ये सुनते ही उसके बाकी के सभी साथी भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर सीओ आगे कहता है, लेकिन अब हमें असैसिनेशन गिल्ड से पैसे मिल चुके हैं, तो हम चाहकर भी इस टास्क को बीच में नहीं छोड़ सकते। आगे से उसके सभी साथी कहते हैं, हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे कोई आ जाता है और सीओ के साथियों से कहता है, तुम सभी लोग अपनी बकवास को बंद करो। वो सभी लोग आगे से उस पर्सन की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें भी उस पर्सन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि चेंग शू होता है, जो कि उछल कूद करता हुआ कुनलुन माउंटेन के एरिया में आ जाता है। फिर चेंग शू उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों में से किसी के पास खाने के लिए कुछ है? सीओ उसे घूरते हुए सोचता है, ये लड़का अचानक से यहाँ पर कहाँ से आ गया? लगता है ये कोई पागल है। फिर चेंग शू कहता है, लगता है तुम सभी लोगों के कान खराब हैं। मैंने कहा मुझे कुछ खाने को दो, क्या तुमने सुना नहीं?
ये सुनते ही सीओ के सभी साथी गुस्से में आकर चेंगशू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर आगे से चेंगशू बस हल्के से जमीन पर अपने पैर को मारता है, जिससे कि हम देखते हैं उसके नीचे की जमीन टूट जाती है और अगले ही पल चेंगशू उस टूटी हुई जमीन के पत्थरों से उन सभी लोगों पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कुछ ही पलों में सीओ के सारे साथी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीओ इस पूरे नज़ारे को घबराते हुए देख रहा होता है और ये देखकर वो सोचता है यहाँ पर तो हर कोई ही एक मॉन्स्टर है। हम देखते हैं अब वहां सिर्फ चेंगशू और सीओ बचे होते हैं। सीओ कांपते हुए पूछता है, आखिर अब तुम कौन हो? चेंगशू बड़बड़ाते हुए बोलता है, चलो मैंने अपना एक टास्क तो पूरा कर लिया, मगर इसके लिए मुझे पूरे 10 ट्राई लगे। सीओ कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो? चेंगशू जवाब देता है, वो क्या है ना, जहां मैं अवेक हुआ था उस जगह का नाम था माउंट टियान और मैंने टास्क लिया था कि मैं 30 छलांगों में कुनलुन पहुंचूंगा और देखो मैंने टास्क को कंप्लीट कर दिया। और हाँ, रास्ते में मुझे 30,000 गुंडे भी मिले थे जो मुझसे पैसे मांग रहे थे, तो मैंने खुद को एक और टास्क दिया कि मैं इन सबको 5 मिनट में खत्म करूंगा। मगर उन लोगों को जल्दी मारने में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मजा तड़पा तड़पा कर मारने में है वो जल्दबाजी में कहाँ है, इसलिए मेरा वो टास्क फेल हो गया। फिर चेंगशू काफी पोलाइट होकर सीओ से पूछता है, अब बताओ इन सब टास्क के बाद क्या मुझे भूख नहीं लगेगी? फिर वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तो जब मैं तुम लोगों से खाना मांग रहा था तब तुम्हारे लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया? ये बोलकर चेंगशू सीओ के पास आने लगता है। सीओ डरते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ। ये बोलने के बाद वो चेंगशू पर अपनी कई सारी सॉर्ड से हमला कर देता है, मगर हम देखते हैं चेंगशू अपनी जगह से हिलता तक नहीं। सीओ के उस अटैक से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं उस धमाके में से काफी ज्यादा धुआं निकलने लगता है, मगर अगले ही पल चेंगशू उस धुएं से बाहर निकलकर सीधा सीओ के पास पहुंच जाता है और एक जोरदार पंच सीओ के कंधे पर मारता है, जिससे कि हम देखते हैं सीओ का कंधा उसके शरीर से गायब हो जाता है। सीओ दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर चेंगशू सीओ की बॉडी को एक जोर की किक मारता है, जिससे कि सीओ की बॉडी आसमान में उड़कर गायब हो जाती है। और उन सब लोगों को खत्म करने के बाद चेंगशू कहता है, आखिर वो लोग कितने बुरे थे जो कि एक भूखे को खाना भी नहीं दे रहे थे। तो चलो, इस एपिसोड की शुरुआत में चेंगशू लिन टियान के बार में आ जाता है। तभी किम योंग और उसके दोनों साथी भी चेंगशू की तरफ देखने लगते हैं। आगे से मिस जिन सोही दरवाजे पर आकर चेंगशू का वेलकम करते हुए उसे अंदर आने को कहती है। आगे से चेंगशू मिस सोही से पूछता है, क्या यहाँ पर मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? आगे से जिन सोही मुस्कुराते हुए चेंगशू से कहती है, अभी तो हमारे पास सिर्फ डम्पलिंग्स और नूडल्स ही अवेलेबल है। आगे से हम चेंगशू को देखते हैं जो कि मन ही मन सोचता है, नूडल्स और डम्पलिंग्स, ये सुनने में तो कोई खाने की चीजें ही लग रही है, मगर न जाने क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी आगे से जिन सोही मुस्कुराते हुए चेंगशू से पूछती है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाने में नूडल्स और डम्पलिंग्स को ले आऊं? आगे से चेंगशू कहता है, हाँ क्यों नहीं, मगर मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं है। इस बात को सुनकर साइड में बैठे किम योंग और उसके दोनों साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बड़ी हैरानी से चेंगशू को घूरने लगते हैं। फिर वो तीनों एक कनिंग स्माइल करते हुए कहते हैं, ये तो हमारे लिए एक काफी अच्छा मौका है लिन टियान को इम्प्रेस करने का। ये बोलकर वो तीनों बेवकूफ चेंगशू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी किम योंग एरोगेंस के साथ चेंगशू से कहता है, लगता है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बिना पैसों के खाना मांगना कितनी गलत बात है, और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम यहाँ पर डरा धमकाकर फ्री में खाना खा लोगे, क्योंकि यहाँ के गार्ड्स हम हैं। आगे से चेंगशू उन तीनों को बड़ा ही सीरियस होकर देखने लगता है और फिर चेंगशू की आंखों को देखकर किम योंग थोड़ा सा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, इसकी आंखों का किलिंग इंटेंट तो किसी डीमन जैसा है, कहीं ये कोई मास्टर तो नहीं। तभी किम योंग के साथी किम योंग को पकड़कर पीछे की ओर ले जाने लगते हैं और वो किम योंग से कहते हैं, सीनियर ब्रदर, हमें तो ये पर्सन काफी अजीब लग रहा है, तो अच्छा यही रहेगा कि हम लोग वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं। ये बोलकर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं चेंगशू को, जो कि पीछे से बड़े ही कोल्ड तरीके से उन तीनों से कहता है, अगर अभी मेरा मूड अच्छा नहीं होता तो मैं तुम तीनों के सरों को काटकर तुम तीनों के हाथों में पकड़ा देता। चेंगशू की इस बात को सुनकर हम देखते हैं किम योंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चेंगशू की तरफ देखता है, मगर जैसे ही किम योंग उसकी आंखों में देखता है वो डर के मारे वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। हम देखते हैं वो तीनों डर के मारे अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं और अपने मुंह को नीचे झुकाकर एक दूसरे से कहते हैं, वो लड़का तो अभी भी हमें ही देख रहा है। फिर हम चेंगशू को देखते हैं जो कि एक कुर्सी पर बैठकर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, मुझे काफी भूख लगी हुई है, जल्दी से नूडल्स लेकर आओ। तभी हम देखते हैं वहां पर लिन टियान आ जाता है और वहां आकर वो चेंगशू से कहता है, हमारे बार में फ्री का खाना नहीं बंटता। इस बात को सुनकर चेंगशू लिन टियान से कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है,
मगर मेरा इससे क्या लेना देना। चैंग शू को लिन टियान से इतना एरोगेंटली बात करते देख किम योंग और उसके साथी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे से लिन टियान कहता है, अगर तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं हैं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आगे से चैंग शू अब थोड़ा गुस्से से कहता है, चलो जल्दी से खाना ले आओ, अभी मैं तुमसे काफी अच्छे तरीके से कह रहा हूँ। मगर आगे से हम लिन टियान को देखते हैं जो कि चैंग शू से कहता है, कहीं तुम ये तो नहीं चाहते ना कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकालूं। इस बात को सुनकर चैंग शू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर लिन टियान के ऊपर एक पंच कर देता है। मगर आगे से लिन टियान उसके पंच को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। ये देखकर तो चैंग शू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है, आखिर इस पर्सन ने मेरे पंच को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। चैंग शू जब ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लिन टियान उसके हाथ को पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है। मगर फिर वापस से लिन टियान चैंग शू को फेंक कर उस कुर्सी पर बैठा देता है। लिन टियान की इतनी इमेंस पावर को देखकर चैंग शू को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो लिन टियान को देखकर मन ही मन सोचने लगता है, मैं रास्ते में अब तक जितने भी लोगों से मिला वो सभी लोग मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मगर पता नहीं क्यों इस पर्सन के आगे मैं खुद को काफी वीक महसूस कर रहा हूँ। लेकिन फिर चैंग शू खुद से कहता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। ये बोलने के बाद वो लिन टियान को गाली देते हुए लिन टियान पर अटैक कर देता है, मगर लिन टियान बड़ी ही तेजी से पीछे की ओर हटकर चैंग शू के उस अटैक को डॉज कर लेता है। और डॉज करने के बाद लिन टियान को भी अब गुस्सा आने लगता है और अगले ही पल वो चैंग शू के ऊपर अपना एक पाम अटैक कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं चैंग शू उस अटैक से हिट होने के बाद सीधा बार से बाहर जाकर गिरता है। फिर चैंग शू वापस से खड़ा होकर सोचने लगता है, क्या ये पर्सन सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी लिन टियान भी बार से बाहर आने लगता है। सच में बाहर आते हुए लिन टियान किसी डेविल से कम नहीं लग रहा होता। तभी लिन टियान थोड़ा सीरियस होकर सोचता है, ये लड़का मुझे कोई आम सा कल्टीवेटर नहीं लग रहा और इसका ऑरा तो काफी ज्यादा डार्कनेस से भरा हुआ है, मगर फिर भी दिखने में ये पर्सन काफी ज्यादा यंग है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसने भी रिवर्स एजिंग की टेक्निक को यूज किया है। तभी दूसरी तरफ हम चैंग शू को देखते हैं जो कि लिन टियान को देखकर सोच रहा होता है, ये इंसान जब भी मेरे नजदीक आ रहा है ना जाने क्यों मेरा दिल काफी तेजी से धड़कने लग रहा है। लेकिन तभी आगे से लिन टियान अपना ऑरा रिलीज करता है और लिन टियान का इतना डेंस ऑरा देखकर चैंग शू काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए सोचता है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो जरूर ही मैं इस बीच मारा जाऊंगा। तभी लिन टियान चैंग शू से पूछता है, आखिर तुम कौन हो। आगे से चैंग शू कहता है, मैं नहीं जानता कि आखिर मैं कौन हूं। इस बात को सुनकर लिन टियान सोचने लगता है, क्या लिमिट से ज्यादा ट्रेनिंग करते करते इसकी याददाश्त चली गई है। ये सोचने के बाद लिन टियान बड़े ही प्यार से चैंग शू से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी हुई है। आगे से चैंग शू अपने सर को हाँ में हिलाता है और साथ ही साथ लिन टियान से कहता है, मगर मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं है। आगे से लिन टियान उसे अपने पीछे आने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिन टियान चैंग शू के आगे एक नूडल्स के बोल को रख देता है और साथ ही साथ चैंग शू से कहता है, इन्हें नूडल्स कहते हैं और तुम इन्हें खा सकते हो। ये सुनकर चैंग शू जैसे ही नूडल्स के बोल को खाने के लिए उठाता है, हम देखते हैं साइड में बैठा योंग अपने साथियों से कहता है, देखना ये लड़का पक्का ही इन नूडल्स को खाने के बाद रोने लगेगा। तभी सैमबोंग कहता है, नहीं, ये लड़का खुशी से जमीन पर लोटपोट होने लगेगा। मगर चैंग शू जैसे ही लिन टियान की बनाई नूडल्स को खाता है, हम देखते हैं उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो इमोशनल होते हुए मन में सोचता है, आखिर ये क्या चीज है, सच में ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। तभी हम वापस से योंग को देखते हैं जो अपने साथियों के सामने हीरो बनते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि उन नूडल्स को खाने के बाद वो लड़का रोने लगेगा। दूसरी तरफ हम चैंग शू को देखते हैं जो कि उन नूडल्स को बड़ी ही तेजी से खाने लगता है और वो पल भर में ही उन नूडल्स को खत्म करने के बाद लिन टियान से पूछता है, क्या इन नूडल्स को तुमने खुद बनाया है। आगे से लिन टियान अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर चैंग शू उन नूडल्स की तारीफ करने लगता है। वहीं पीछे बैठा किम योंग कहता है, इस बात का मुझे आज पता चला कि ये नूडल्स सिर्फ खाने में ही डिलीशियस नहीं है, बल्कि ये नूडल्स तो मैनरलेस लोगों को मैनर्स भी सिखा देती हैं। किम योंग की इस बात को सुनकर उसके दोनों साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हम वापस से लिन टियान को देखते हैं जो चैंग शू से पूछता है, क्या तुम्हें और चाहिए। आगे से चैंग शू बड़ा ही फनी सा फेस बनाकर हाँ कहता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि लिन टियान चैंग शू के पास बैठकर पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें सच में अपना नाम भी याद नहीं। आगे से चैंग शू कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर जिन सूही चैंग शू के लिए बुरा फील करने लगती है और उसकी चिंता करते हुए कहती है, क्यों ना तब तक तुम यहीं रुक जाओ जब तक कि तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। तभी हम लिन टियान को देखते हैं जो जिन सूही को देखकर सोचने लगता है, सच में इस लड़की का दिल काफी ज्यादा प्योर है, ये लड़की हर जरूरतमंद की मदद करती है। फिर वो चैंग शू की तरफ देखकर सोचने लगता है,
इस लड़के की डिमोनिक एनर्जी सच में काफी ज्यादा डार्क है और ऊपर से ये अपनी याददाश्त भी खो चुका है। इसे तो सही और गलत का फर्क भी नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में इसके लिए ये मार्शल वर्ल्ड सेफ होगा। ये सोचने के बाद लिन टियान भी जिनसोही से कहता है, हाँ, इसी बहाने हमें भी इस बार के लिए एक और नया एम्प्लॉय मिल जाएगा। आगे से जिनसोही खुश होकर कहती है, हाँ, आप सही कह रहे हैं मिस्टर लिन। वहीं हम चैंग शू को देखते हैं, जो हैरान होकर सोचने लगता है, क्या ये लोग सच में मुझे अपने साथ रहने को कह रहे हैं। तभी जिनसोही चैंग शू के पास आकर कहती है, क्या तुमने सुना, अब से जब तक तुम्हारी यादाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक तुम हमारे साथ यहीं पर रहोगे। तभी साइड से योंग और सैम बोंग भी अपनी जगह से चिल्लाकर कहते हैं, मिस जिन, हम भी इस बार के एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, क्या आप हमें भी काम पर रख लेंगी। वहीं उनके साथ बैठा किम योंग उन दोनों को गुस्से से गालियां दे रहा होता है, मगर जिनसोही उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर लिन टियान चैंग शू से कहता है, जैसे कि अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो क्यों ना हम तुम्हारा नाम चुन रखें। जिनसोही भी आगे से एक्साइटेड होकर कहती है, सच में ये नाम काफी अमेजिंग है और ये नाम तुम पर काफी ज्यादा कूल भी लगेगा, तो क्यों ना आज से हम तुम्हें चुनगोंग बुलाएं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आगे भी चैंग शू को उसके ओरिजिनल नाम से ही बुलाऊंगा। तो चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तभी मास्टर याओशी भी वहां पर आ जाते हैं और चैंग शू को देखकर कहते हैं, क्या बात है, आज तो यहाँ पर एक नया चेहरा भी दिख रहा है। लिन टियान कहता है, ये हमारे बार का नया एम्प्लॉई है। मास्टर याओशी मुस्कुराकर कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। फिर मास्टर याओशी चैंग शू से कहते हैं, मेरा नाम याओशी है, चलो अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। चैंग शू कहता है, याओशी, मेरा नाम चुनगोंग है। चैंग शू को सीधा अपने नाम से बुलाता देख मास्टर याओशी को एक झटका लगता है और वो चैंग शू को गुस्से से घूरने लगते हैं। आगे से चैंग शू कहता है, मुझे माफ करना, मैं अपने से कमजोर लोगों को मास्टर कहकर नहीं बुला सकता। ये सुनकर मास्टर याओशी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर कहने की। मगर तभी चैंग शू अपनी बॉडी से डार्क ऑरा रिलीज करने लगता है। उस ऑरा को देखकर मास्टर याओशी थोड़े घबरा जाते हैं और सोचते हैं, ये तो डेमोनिक ऑरा है। तभी लिन टियान मास्टर याओशी को पीछे खींचते हुए कहता है, आप जरा मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर लिन टियान मास्टर याओशी को उस मैदान में ले आता है जहां पर कि कुनलुन के वॉरियर्स टेबल्स बना रहे होते हैं। फिर लिन टियान मास्टर याओशी को सारी बात बता देता है। मास्टर याओशी सोचते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, मतलब वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से से भरा हुआ है, जो कि गुस्से में आकर खुद पर से भी कंट्रोल खो सकता है। लिन टियान कहता है, इसीलिए मैं उस लड़के को अपने साथ रख रहा हूँ, क्योंकि अगर वो बाहरी दुनिया में रहेगा तो वो मार्शल वर्ल्ड के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। फिर नेक्स्ट सीन हम रात का देखते हैं, जहां पर कि मास्टर सियोल और उनके डिसाइपल्स आग पर मीट पका रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल कहता है, मास्टर, ये मीट तो दिखने में काफी ज्यादा डिलिशियस लग रहा है। आगे से मास्टर सियोल कहते हैं, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। ये बोलकर मास्टर सियोल एक ईविल फेस बनाकर उन डिसाइपल्स से कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों से मारपीट करके टेबल्स छीनूं, तो क्यों ना तुम दोनों खुद ही अपना एक एक टेबल मुझे दे दो। मगर तभी चैंग शू वहां आकर उनका मीट खाने लगता है। ये देखकर वो तीनों पहले तो काफी हैरान हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मीट को खाने की। आगे से चैंग शू मीट खत्म करके उनकी तरफ बची कुची हड्डियां फेंक देता है और उन्हें बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगता है। पीछे से दोनों डिसाइपल्स चिल्लाकर कहते हैं, आखिर तुम हो कौन। चैंग शू कोई जवाब नहीं देता, मगर तभी उसकी नजर साइड पर पड़े एक टेबल पर पड़ती है और उसे देखकर वो कहता है, आखिर ये टेबल यहाँ क्या कर रहा है। ये बोलकर वो उस टेबल पर अपना हाथ मारकर उसे तोड़ देता है। वहीं हम उन दोनों डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि अपनी मेहनत को खराब होता देख काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर हम वापस से चैंग शू को देखते हैं, जो कि किसी भुक्कड़ की तरह डम्पलिंग्स को खाने में लगा हुआ होता है। तभी हम साइड में खड़ी जिन सोही को देखते हैं, जो कि लिन टियान से कहती है, ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा खाना खाता है। तभी मास्टर याओशी कहते हैं, अगर ये यहाँ पर कोई गेस्ट होता तो तुम लोग जरूर ही इससे काफी ज्यादा पैसे कमा लेते। हम वापस से जिन सोही को देखते हैं, जो कि परेशान होकर लिन टियान से कहती है, अगर चैंग शू इसी तरह से खाना खाता रहा तो हमारा ये बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तभी हम देखते हैं, आगे से लिन टियान कहता है, मुझे लगता है कि हमें एक नए एम्प्लॉय की जरूरत है, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट हो, जो कि हमारी सेल्स को मैक्सिमाइज कर पाए। जिनसोही भी लिन टियान की इस बात को बड़ी ही हैरानी से सुन रही होती है। फिर जिनसोही थोड़ा सा सीरियस होकर लिन टियान से पूछती है, क्या हमारे लिए इस समय एक नए एम्प्लॉय को हायर करना सही रहेगा, जबकि हमारा बिजनेस अभी इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। तभी मास्टर याओशी लिन टियान से कहते हैं, मैं काफी समझदार लोगों को जानता हूँ,
और उनमें से ज्यादातर लोग अभी झुगे फैमिली में हैं। मास्टर याओशी की इस बात को सुनकर जिन सोही बड़ी हैरानी से कहती है, झुगे फैमिली तो काफी बड़ी फैमिली है, आखिर कोई उस फैमिली का पर्सन हमारे इस छोटे से बार में काम करने क्यों आएगा। आगे से मास्टर याओशी बड़े ही कोल्ड तरीके से कहते हैं, क्योंकि मेरा उन पर एक एहसान है। फिर हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां पर वुडोंग सेक्ट झुगे फैमिली पर अटैक कर देता है, मगर हम देखते हैं झुगे फैमिली धीरे धीरे वुडोंग सेक्ट से हारने लगती है। लेकिन तभी वहां पर मास्टर याओशी झुगे फैमिली को बचाने के लिए आ जाते हैं। उस दिन से झुगे फैमिली मास्टर याओशी की काफी ज्यादा इज्जत करती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मास्टर याओशी लिन टियान और जिन सोही से कहते हैं, वो लोग मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। तभी आगे से लिन टियान मास्टर याओशी से कहता है, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, आखिर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ये बोलने के बाद मास्टर याओशी अपनी जगह से खड़े होकर लिन टियान से कहते हैं, अच्छा तो मैं फिर अब यहाँ से झुगे क्लैन के लिए निकलता हूँ। आगे से लिन टियान कहता है, क्यों न मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लिन टियान की इस बात को सुनकर मास्टर याओशी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होकर कहते हैं, क्या सच में, ये तो और भी अच्छी बात है। तभी लिन टियान की नजर चैंग शू पर जाती है, जो कि अभी भी खाना ही खा रहा होता है। फिर लिन टियान चैंग शू को देखकर काफी सीरियस होकर सोचने लगता है, इसे यहाँ अकेला छोड़ना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये सोचने के बाद लिन टियान चैंग शू के पास जाकर उसे बड़े ही प्यार से कहता है, चैंग शू, इस काम के लिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। आगे से चैंग शू बड़ी हैरानी से लिन टियान से पूछता है, क्या मैं भी। फिर लिन टियान किम योंग और उसके दोनों साथियों से कहता है, जब तक कि हम लोग वापस ना आ जाएं, तब तक मैं इस बार की सिक्योरिटी तुम तीनों पर छोड़ता हूं। लिन टियान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं किम योंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बड़े ही स्टाइल से कहता है, हालांकि मैं तुम्हारे बार में एक गेस्ट हूं, मगर हमारे बीच के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मगर हम आगे से लिन टियान को देखते हैं, जो कि किम योंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। फिर वो तीनों बार से बाहर आ जाते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं कुनलुन अकेडमी के वो तीनों मार्शल आर्टिस्ट अभी भी टेबल्स को बना रहे होते हैं। तभी लिन टियान मास्टर याओशी से कहता है, जबकि हम में से सिर्फ तुम्हें ही झुगे फैमिली का रास्ता पता है, तो तुम हमें लीड करो और हम दोनों तुम्हें पीछे पीछे फॉलो करेंगे। लिन टियान की इस बात को सुनकर मास्टर याओशी बड़ी ही तेजी से वहां से झुगे क्लैन की ओर निकल पड़ते हैं। मास्टर याओशी की भागने की टेक्निक को देखकर चैंग शू कहता है, आखिर इसकी स्पीड कितनी स्लो है। तभी लिन टियान उससे कहता है, चलो यहाँ से। फिर वो दोनों भी बड़ी ही तेजी से मास्टर याओशी के पीछे जाने लगते हैं। उन दोनों की स्पीड देखकर साइड में बैठे कुनलुन के तीनों मार्शल आर्टिस्ट्स काफी ज्यादा हैरानी से एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर वो दोनों अचानक से कहाँ गायब हो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर किम योंग और उसके दोनों साथी आ जाते हैं और आते ही किम योंग उन तीनों कुनलुन के मार्शल आर्टिस्ट से कहता है, मिस्टर लिन ने इस पूरे बार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमें दी है, तो याद रहे तुम तीनों किसी भी तरह का बुरा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, नहीं तो तुम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर सीन चेंज होता है, हम हेवनली डीमन क्लैन के ब्लैक निंजास को देखते हैं, जिन्हें कि हेवनली डीमन यानी चैंग शू का फुटप्रिंट दिखता है। और उस फुटप्रिंट को देखकर वो सभी एक दूसरे से कहते हैं, ये फुटप्रिंट जरूर ही हमारे डीमन लॉर्ड का है। ये बोलने के बाद उनमें से एक निंजा एक माउंटेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस फुटप्रिंट की डायरेक्शन और हवा के रुख को देखकर लग रहा है कि हमारे लॉर्ड उस माउंटेन पर होंगे। अगले ही पल वो सभी निंजास उस माउंटेन की ओर जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवनली डिमोनिक कल्ट को दिखाया जाता है। हम डीमन कल्ट के अंदर उस कल्ट के स्ट्रैटेजिस्ट को देखते हैं, जिसका कि नाम सीमा जोंग होता है। तभी हम सीमा जोंग के कमरे के अंदर किसी को आता देखते हैं। आगे से सीमा जोंग भी उस पर्सन का वेलकम करता है। फिर हमें पता चलता है कि ये जो पर्सन सीमा जोंग के कमरे में आया है, वो इस हेवनली डिमोनिक कल्ट का एक एल्डर है, जिसका कि नाम रियो वांग है। फिर हम देखते हैं रियो वांग को, जो सीमा जोंग से कहता है, आखिर लॉर्ड हेवनली डीमन कहाँ पर होंगे। आगे से सीमा जोंग कहता है, मैंने आसपास के सभी माउंटेन्स में 200 ब्लैक निंजास की टीम को डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि हर समय एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर मास्टर हेवनली डीमन को ढूंढते रहते हैं। अगर उन्हें लॉर्ड हेवनली डीमन की कोई भी खबर मिलेगी तो वो हम तक इस न्यूज को जल्द ही पहुंचा देंगे। आगे से वो एल्डर कहते हैं, क्या सिर्फ माउंटेन्स पर। आगे से सीमा जोंग कहता है, उन निंजास की टीम ने लॉर्ड हेवनली डीमन को ढूंढते ढूंढते ऑलरेडी 20,000 माउंटेन्स को क्रॉस कर लिया है। इस बात को सुनकर वो एल्डर बड़ी ही हैरानी से सीमा जोंग से पूछता है, क्या 20,000 माउंटेन्स, आखिर वो कैसे। आगे से सीमा जोंग कहता है, यहाँ से लॉर्ड हेवनली डीमन को गए अब पूरे 10 साल हो चुके हैं। पहले के 9 साल तो वो एक केव के अंदर सेक्युलरिज्म में थे, मगर फिर एक दिन वो अचानक से वहां से डिसअपियर हो गए। तभी रियो वांग कहता है, अब हेवनली डीमन के यहाँ ना होने से सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमारे सेक्ट के कई एल्डर्स आपस में ही लड़ने लगे हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारा ये सेक्ट जल्द ही बर्बाद हो जाएगा।
तभी सीमा जोंग कहता है, और ऊपर से अभी यंग सेक्ट लीडर अभी ऑफिशियली इस सेक्ट के लीडर अपॉइंट नहीं हुए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें भी आगे चल के अपनी पोजीशन बचाने के लिए अपने ही आसपास के लोगों से बैटल करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए और हमारे किंगडम के लिए अच्छा यही रहेगा कि हम जल्द से जल्द सेक्ट लीडर हेवनली डीमन को ढूंढकर उन्हें वापस से यहाँ सेक्ट में ले आएं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जुगे फैमिली का सीन देखते हैं, जहां पर कि लिन टियान, मास्टर याओशी और चैंगशू तीनों पहुंच जाते हैं। तभी हम जुगे फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि मास्टर याओशी का वेलकम करते हुए उनसे कहता है, मास्टर याओशी, आखिर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। लेकिन तभी जुगे फैमिली का हेड मास्टर याओशी से कहता है, और आपके साथ ये दोनों लड़के कौन हैं? क्या ये दोनों आपके डिसाइपल्स हैं? आगे से मास्टर याओशी हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ये दोनों मेरे डिसाइपल्स नहीं हैं, बल्कि ये दोनों तो मेरे फ्रेंड्स हैं। इस बात को सुनकर जुगे फैमिली के हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर सोचने लगते हैं, आखिर मास्टर याओशी इन दोनों यंग लड़कों को अपना फ्रेंड क्यों कह रहे हैं। हम देखते हैं वहां पर एक सर्वेंट आ जाती है, जो कि उन चारों के लिए कप्स में चाय डालने लगती है। फिर चैंगशू एक चाय के कप को उठाकर लिन टियान से पूछता है, आखिर अब ये क्या चीज है? आगे से लिन टियान कहता है, इसे चाय कहते हैं, जो कि पत्तों से तैयार की जाती है। इस बात को सुनते ही चैंगशू एक ही बारी में उस पूरे चाय के कप को खत्म कर देता है, और चैंगशू का इतना अजीब बर्ताव देखकर जुगे फैमिली का हेड और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम वापस से चैंगशू को देखते हैं, जो कि चाय खत्म करने के बाद लिन टियान से कहता है, ये तो बिल्कुल फीकी थी। आगे से लिन टियान कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुमने इस चाय में चीनी नहीं मिलाई। तभी मास्टर याओशी लिन टियान से कहते हैं, मुझे तो चाय से अच्छी वाइन लगती है। उन तीनों की बातें सुनकर जुगे फैमिली के हेड मन ही मन सोचते हैं, ये तीनों तो सच में एक दूसरे से दोस्तों की तरह बातें कर रहे हैं। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर खुद से कहते हैं, मास्टर याओशी, जैसे समझदार मास्टर ऐसे ही किसी को भी अपना फ्रेंड तो नहीं बनाएंगे। कहीं ये दोनों भी कोई मास्टर्स तो नहीं? तो क्या फिर इन दोनों ने एज रिवर्सिंग टेक्निक का यूज किया हुआ है? तभी मास्टर याओशी जुगे फैमिली के हेड से कहते हैं, क्या तुम हमारे लिए किसी पर्सन को रेकमेंड कर सकते हो? आगे से जुगे फैमिली का हेड मास्टर याओशी से पूछता है, आखिर आपको उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो कि अक्लमंद हो। आगे से जुगे फैमिली के हेड मास्टर याओशी से पूछते हैं, क्या आप अपने सेक्ट के लिए किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट को ढूंढ रहे हैं? इस बात को सुनकर वो तीनों ही बिल्कुल चुप हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मास्टर याओशी बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाकर उससे कहता है, नहीं नहीं, हमें उस लेवल का पर्सन नहीं चाहिए। ये बोलते हुए वो मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड हो गई है, अब मैं इसे कैसे बताऊं? लेकिन तभी लिन टियान जुगे फैमिली के हेड से कहता है, असल में मुझे किसी को हायर करना है। आगे से वो जुगे फैमिली का हेड लिन टियान को रेस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप अभी कहाँ पर काम कर रहे हैं? अगर आप मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में बता देंगे तो मैं आपके पर्पस को और भी अच्छे से समझ पाऊंगा, जिससे कि मैं आपको सूटेबल टैलेंट रेकमेंड कर पाऊंगा। आगे से लिन टियान कहता है, मैं कुनलुन बार में काम करता हूँ। इस बात को सुनते ही जुगे फैमिली का हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होकर कहता है, लगता है आपने गलती से सेक्ट को बार कह दिया। आगे से लिन टियान कहता है, नहीं, मैंने बिल्कुल सही कहा है, मैं कुनलुन बार में काम करता हूँ और मुझे अपने उसी बार के लिए एक एम्प्लॉई चाहिए जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वहीं दूसरी तरफ हम जुगे फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि लिन टियान की इन बातों को सुनकर इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके चेहरे तक से पसीना आने लगता है, और वो काफी हैरान होकर सोचने लगता है, आखिर ये पर्सन क्या मुझसे कोई मजाक कर रहा है? हम देखते हैं जुगे फैमिली के हेड को, जो कि अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा होता, और फिर वो वापस से लिन टियान से पूछता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपका कुनलुन में एक बार है और आप फिलहाल उसे चला रहे हैं? क्या मैं सही हूँ? आगे से लिन टियान कहता है, आखिर मैंने ऐसा कब कहा कि वो बार मेरा है? मैं तो बस उस बार में एक कुक हूँ। इस बात को सुनकर तो जुगे फैमिली के हेड को और भी बड़ा झटका लगता है, और वो बड़ी ही हैरानी से लिन टियान को देखते हुए सोचने लगता है, इस लड़के को यहाँ पर मास्टर याओशी लेकर आए हैं, और आगे से मास्टर याओशी इस लड़के को इंट्रोड्यूस भी अपने फ्रेंड के तौर पर कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि ये लड़का भी कोई एक्सपर्ट है, मगर ये तो एक कॉमनर है, और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का, जो कि अपने बार का ओनर भी नहीं है, मास्टर याओशी उसे हमारी जुगे फैमिली में रिक्रूटमेंट के लिए क्यों लाए हैं? कहीं मास्टर याओशी मेरे साथ किसी तरह का प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं? वहीं हम मास्टर याओशी को भी देखते हैं, जो कि जुगे फैमिली के हेड को देखकर मन ही मन कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर इसने इतना अजीब सा मुंह क्यों बना रखा है। ये सोचने के बाद मास्टर याओशी हल्का सा खांसते हैं, और फिर जुगे फैमिली के हेड से कहते हैं, असल में मेरा फ्रेंड जिस बार में काम करता है उस बार का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए हम यहाँ पर एक ऐसे इंसान की तलाश में आए हैं जो कि काफी ज्यादा माइंडफुल हो
इस बात को सुनकर हम झुगे फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि मन ही मन सोचने लगता है। हालांकि ये कितनी बचकानी सी बात है, मगर मैं मास्टर याओशी की बात को भी तो नहीं टाल सकता। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हमारे इस क्लैन से उस बार में किसे भेजूं। तभी फैमिली हेड उन लोगों से कहता है, हाँ याद आया, मुझे उसी को आप लोगों के साथ भेजना चाहिए। ये सोचकर वो एक पास्ट मेमोरी को याद करने लगता है, जहां पर कि हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसे कि फैमिली हेड लिन टियान के बार में भेजने का सोच रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़का झुगे फैमिली के हेड का खुद का बेटा है। फिर हम वापस से मेमोरी का सीन देखते हैं, जहां पर कि हम झुगे फैमिली के हेड के बेटे को देखते हैं, जिसका कि नाम युआन होता है। फिर युआन अपने फादर यानी झुगे क्लैन के हेड के पास आकर कहता है, फादर मैं आ गया। आगे से उसके फादर उसे खुद से दूर करते हुए कहते हैं, दूर हटो मुझसे, तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार शराब पीने से मना किया है, मगर तुम बेवकूफ कहीं के। आगे से युआन कहता है, फादर आखिर कोई ऐसा इंसान जो कि आगे चल के इस मार्शल वर्ल्ड को अपने कदमों में झुकाने वाला हो, क्या वो इंसान 2-4 ग्लास शराब के भी नहीं पी सकता? आगे से उसके फादर उससे गुस्से में कहते हैं, तुम अपने इस मुंह को बंद ही रखो, क्योंकि जब भी तुम अपने इस घटिया से मुंह को खोलते हो तुम हमेशा ही बकवास बातें करते हो। इस बात को सुनकर वो बिल्कुल चुप हो जाता है और बड़ा ही इनोसेंट सा फेस बना लेता है। फिर उसके फादर उससे कहते हैं, मैंने कल तुम्हें गोडाउन के सभी चूहों को मारने को कहा था, क्या तुमने मेरा बताया वो काम पूरा कर दिया? आगे से युआन कहता है, फादर चूहे भी तो लिविंग क्रीचर्स है, आखिर अब आप ही बताइए मैं उन बेजुबानों को कैसे मार सकता हूँ? आगे से उसके फादर उससे कहते हैं, तो इसका मतलब तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना? आगे से युआन घबराते हुए कहता है, फादर ऐसी बात नहीं है, मैंने गोडाउन के पूरे अनाज को उन चूहों से बचाने के लिए एक तरकीब लगाई है। आप मेरे साथ गोडाउन में चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाप बेटे गोडाउन के बाहर आ जाते हैं। फिर वहां आने के बाद युआन अपने फादर से कहता है, फादर जैसे कि हम अपनी फैमिली का सारा अनाज गोडाउन के 2nd फ्लोर पर स्टोर करते हैं, तो मैंने 2nd फ्लोर के चारों पिलर्स पर एक एक डिस्क लगा दी, जो कि उन चूहों को कभी भी 2nd फ्लोर तक नहीं पहुंचने देगी। जब भी चूहे उस डिस्क के पास पहुंचेंगे वो डिस्क खुद ब खुद घूमती हुई नीचे आ जाएगी, जिससे कि वो चूहे भी वापस से नीचे पहुंच जाएंगे। इस बात को सुनकर हम देखते हैं झुगे फैमिली का हेड मन ही मन सोचता है, आज पता चला कि आखिर मेरा बेटा कितना समझदार है। ये सोचने के बाद वो युआन से पूछता है, वैसे तुमने इन डिस्क्स को बनाया किस चीज से है बेटा? आगे से युआन मुस्कुराते हुए कहता है, फर्मेंटेड सोयाबीन के आटे से। जैसे ही उसके फादर इस बात को सुनते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर वो युआन के सर पर एक पंच दे मारते हैं और साथ ही साथ युआन से कहते हैं, आखिर तुम में कुछ अक्ल है भी या फिर नहीं? तुमने चूहों को रोकने वाली उस डिस्क को अनाज की मदद से बना दिया और अब तुम यहाँ मुझे ये सब ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुमने कोई बड़ा तीर मार दिया हो। आखिर वो डिस्क चूहों को कैसे रोक पाएगी? क्या चूहे उसे खा नहीं जाएंगे? आगे से हम युआन को देखते हैं जो वहां पर अब मुंह लटकाए खड़ा होता है, मगर आगे से उसके फादर उससे कहते हैं, युआन मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, तुम बार बार इसी तरह की गलतियां करते रहते हो। तभी आगे से युआन अपने फादर से माफी मांगते हुए कहता है, फादर अब आप ही बताइए, अगर बड़े घर के लड़के शरारतें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? युआन की इस बकवास को सुनकर आगे से उसके फादर कहते हैं, अपनी इस बकवास को बंद करो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, झुगे फैमिली का हेड अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। तभी मास्टर याओशी कहते हैं, आखिर अभी तुम किस पर्सन की बात कर रहे थे? आगे से झुगे फैमिली का हेड कहता है, वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मेरा सबसे छोटा बेटा है, उसका नाम युआन झुगे है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम युआन को देखते हैं जो कि बार में आ रखा होता है और वो उस बार में खाना खाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उस बार का इनकीपर वहां पर आ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। आगे से युआन उस इनकीपर से कहता है, सिर्फ 7 टेल्स की ही तो बात है, तुम इसे मेरे खाते में लिख लो, मैं तुम्हें कल दे जाऊंगा। मगर आगे से वो इनकीपर गुस्से से युआन से कहता है, हमारे यहाँ किसी भी तरह का उधार नहीं चलता, अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो, क्योंकि जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इस बात को सुनकर युआन आगे से कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं युआन के पीछे बैठे लोगों को जो कि उस बार में गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं युआन को जो कि उन लोगों के पास आकर उनसे कहता है, मैं भी इस गेम को खेलना चाहता हूँ। उसके आगे खड़े वो दोनों आदमी उसे काफी हैरानी से घूरने लगते हैं, मगर तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए पैसे हैं? तभी उस आदमी के साथ बैठा दूसरा पर्सन उस आदमी के कान में धीमे से कहता है, ये लड़का झुगे फैमिली का यंग मास्टर है। इस बात को सुनकर वो भी युआन को खिलाने के लिए मान जाता है। फिर वो तीनों उस गैम्बलिंग गेम को खेलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन जीत जाता है और वो काफी खुश होते हुए कहता है, लगता है मैं जीत गया। ये बोलकर वो वहां उस टेबल पर पड़े सारे पैसे उठाने लगता है, लेकिन तभी वहां बैठा दूसरा आदमी युआन से कहता है,
चलो हमारे साथ एक राउंड और खेलो। तुमने इस बार जरूर ही कोई चीटिंग की है। मगर तभी उस बार में एक जुगे फैमिली का सर्वेंट आ जाता है, जो कि युआन से कहता है, मास्टर, आखिर आप ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं? आप जल्द से जल्द वापस सेक्ट में जाइए, क्योंकि आपके फादर आपको काफी समय से ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर युआन काफी ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, क्या फादर मुझे ढूंढ रहे हैं? फिर वो फटाफट से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, तभी वो गैम्बलिंग टेबल पर बैठे सभी लोग युआन से कहते हैं, आखिर तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? आगे से युआन कहता है, मुझे अब तुम लोगों से डर लग रहा है, इसलिए मैं अब तुम लोगों के साथ और गैम्बलिंग नहीं खेलना चाहता। आगे से वो मोटा पर्सन कहता है, जब तक कि मैं अपने हारे हुए पैसे वापस से ना जीत जाऊं, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इस बात को सुनकर युआन उसे घूरने लगता है और फिर युआन उन पैसों में से 7 टेल्स निकालकर उन लोगों से कहने लगता है, चलो तो ठीक है, ये सारे पैसे तुम ही रख लो, मुझे बस ये 7 टेल्स दे दो। आगे से वो सभी लोग भी युआन को बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। फिर युआन उन 7 टेल्स को उस इनकीपर को देते हुए कहता है, ये लीजिए आपके पैसे। फिर युआन उस सर्वेंट के साथ उस बार से जाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हम जुगे क्लैन का सीन देखते हैं, जहां पर कि युआन अपने फादर के सामने खड़ा होता है। आगे से उसके फादर उससे गुस्से से पूछते हैं, क्या तुम फिर से शराब पीकर आए हो? युआन नाटक करते हुए कहता है, फादर, आप हमारे लिए दिन रात काम करते हैं और अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहती है, जिसकी वजह से मुझे रात रात तक नींद नहीं आती, बस इसलिए मैं शराब को पीता हूँ। आगे से उसके फादर चिल्लाकर उससे कहते हैं, अपनी इस बकवास को बंद करो। फिर नेक्स्ट सीन में जुगे फैमिली के हेड अब थोड़ा सीरियस होकर युआन से पूछते हैं, आखिर तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? आगे से युआन कहता है, फादर, मैं तो अभी सिर्फ 21 साल का हूँ। आगे से उसके फादर उससे कहते हैं, हाँ तो अब समय आ चुका है तुम्हारा इस घर को छोड़ने का। इस बात को सुनकर तो युआन काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने फादर से कहता है, फादर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका राजा बेटा हूं ना, आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आगे से उसके फादर कहते हैं, मेरे कुछ जानने वालों को एक एडवाइजर की जरूरत है, तो मुझे लगता है तुम उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। मगर आगे से युआन घबराते हुए कहता है, फादर, आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी इतना समझदार नहीं हुआ हूं, तो आखिर मैं उन लोगों का एडवाइजर कैसे बन सकता हूं? आगे से उसके फादर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं, मगर अब मैंने उन लोगों से कह दिया है। आगे से युआन कहता है, फादर, आखिर कोई मुझ जैसा बेवकूफ किसी का एडवाइजर कैसे बन सकता है? मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं मेरी गलतियों की वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन ना खराब हो जाए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उन लोगों को मना कर दीजिए। मगर आगे से उसके फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, वहां तुम जितनी गलती करना चाहो तुम कर सकते हो। इस बात को सुनकर युआन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके फादर उससे ये सब क्या बोल रहे हैं। फिर वो अपने फादर से वापस कहता है, फादर, आपने ही तो मुझे बताया था कि अगर कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट पूरी तरह से प्रिपेयर ना हो तो उसके कारण उसके पूरे सेट को सफर करना पड़ता है। आगे से उसके फादर बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाकर कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। युआन कहता है, तो आखिर आप मुझसे ये कैसे कह सकते हैं कि वहां मैं चाहे जितनी भी गलतियां करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी गलतियों की वजह से लाखों निर्दोष लोग मारे जाएं? आगे से उसके फादर हंसते हुए कहते हैं, आखिर ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी गलतियों की वजह से लाखों लोग खतरे में पड़ सकते हैं? तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि तुम तो एक होटल में काम करने जा रहे हो, भला वहां तुम्हारी गलत एडवाइस से किसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है? इस बात को सुनकर तो युआन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराते हुए कहता है, क्या एक होटल में? आगे से उसके फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, उन लोगों को एक एडवाइजर चाहिए था। आगे से युआन कहता है, आखिर अब उन्हें एडवाइजर क्यों चाहिए? उसके फादर उससे कहते हैं, वो लोग कह रहे थे कि रिसेंटली उनका बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए उन्हें एक एडवाइजर चाहिए। आगे से युआन अपने फादर को देखते हुए सोचता है, फादर, तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि उन लोगों का बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो उनके लिए मैं अपनी जिंदगी को खराब कर लूं। आगे से हम उसके फादर को देखते हैं, जो कि अपने एक फैन को निकालकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए युआन से कहते हैं, वैसे भी तुम पूरा दिन होटलों में ही रहते हो, तो अब मैं तुम्हें काम करने के लिए भी एक होटल में ही भेज रहा हूँ, क्यों हूं ना मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट फादर। ये बोलकर वो और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। आगे से युआन कहता है, फादर, लेकिन तभी उसके फादर उससे चुप रहने को कहते हैं और उसे बाहर की ओर ले जाते हुए कहते हैं, जल्दी चलो, वो लोग बाहर हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जुगे फैमिली का हेड अपने बेटे को लिन टियान और उसके साथियों के पास लेकर आ जाता है, मगर मास्टर याओशी को देखकर युआन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या मास्टर याओशी होटल चलाने लग गए? आगे से उसका फादर हंसते हुए कहता है, मास्टर याओशी नहीं, बल्कि वो पर्सन जो मास्टर याओशी के साइड में खड़ा है,
तुम्हें अब से उनके बारे में काम करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में झुगे फैमिली के हेड लिन टियान के पास आकर लिन टियान को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहते हैं, अभी ये उम्र में काफ़ी छोटा है, तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिएगा। आगे से लिन टियान कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी झुगे फैमिली का हेड लिन टियान के कान में कहता है, मेरा ये बेटा अभी काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है, तो हो सके तो आप इससे ज़रा सख्ती से पेश आएँ। वहीं इस बात को युआन भी सुन लेता है और वो इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए सोचता है, आखिर कोई फादर अपने खुद के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर इस दुनिया में ये चल क्या रहा है? फिर युआन के फादर युआन से लिन टियान को ग्रीट करने को कहते हैं। आगे से युआन भी लिन टियान को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम युआन झुगे है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सब बातें युआन लिन टियान को अपने फादर से डरकर बोल रहा होता है। फिर हम लिन टियान को देखते हैं जो कि आगे से कहता है, मेरा नाम लिन टियान है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन तभी युआन लिन टियान को देखते हुए सोचने लगता है, ये लड़का देखने से तो मेरी ही उम्र का लग रहा है, क्या ये सच में किसी होटल को चलाता होगा? अब तो मुझे इन लोगों के साथ जाने में और भी ज़्यादा डर लग रहा है। ये सोचने के बाद अगले ही पल वो अपने फादर के पास आकर कहता है, फादर क्यों ना मैं आपके साथ यहीं रुक जाऊं, वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अगर आप कहें तो मैं यहाँ रुक कर आपका अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। मगर आगे से उसके फादर उससे कहते हैं, तुम इस बात की चिंता मत करो। ये बोलकर उसके फादर उसे धक्के मारकर दरवाजे से बाहर कर देते हैं और अंदर से दरवाजे को बंद कर देते हैं। हम देखते हैं बाहर खड़ा युआन रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दरवाजे के बाहर से ही नील डाउन करते हुए अपने फादर से चिल्लाकर कहता है, फादर अपना ध्यान रखिएगा, मैं चाहता हूँ कि भगवान आपको लंबी उम्र दे। वहीं हम अंदर खड़े उसके फादर को देखते हैं जो कि दरवाजे से लगकर रो रहे होते हैं और मन ही मन रोते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ करना बेटा, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हम रास्ते का देखते हैं जहाँ पर कि युआन उन लोगों के साथ चलते चलते सोच रहा होता है, मैं इन लोगों के साथ ऐसे ही चुपचाप नहीं जा सकता, क्यों ना मैं बाथरूम जाने का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाऊँ। ये सोचने के बाद युआन लिन टियान से कहता है, लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी पी लिया है, मुझे मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा, तो क्या मैं पास ही के बाथरूम में जा सकता हूँ? आगे से लिन टियान कहता है, नहीं अभी नहीं, वैसे भी अभी हमें झुगे क्लान से निकले ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आगे से युआन कहता है, लेकिन कुनलुन माउंटेन तो यहाँ से 300 मील दूर है, आखिर मैं इतने समय तक कैसे कंट्रोल करूंगा? मगर आगे से लिन टियान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी मास्टर याओशी कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस एरिया में कोई भी नहीं है, तो मुझे लगता है हमारे लिए ये एरिया परफेक्ट रहेगा। इस बात को सुनकर लिन टियान भी आगे से कहता है, हाँ तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। लिन टियान फिर युआन को कमर से पकड़कर युआन से कहता है, लड़के अपनी आंखों को बंद कर लो, नहीं तो हो सकता है कि शायद तुम्हें रास्ते में थोड़े से चक्कर आ जाएं। फिर वो तीनों बड़ी ही तेजी से वहां से भागने लगते हैं। वहीं हम युआन को देखते हैं जिसकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसका सर घूमने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी कुनलुन बार पहुंच जाते हैं। वहीं लिन टियान युआन से कहता है, लो हम यहाँ पर पल भर में पहुंच गए। मगर दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि जमीन पर बैठा हुआ होता है, उसका सर अभी भी चकरा रहा होता है और फिर अगले ही पल वो जमीन पर लेटकर उल्टी करने लगता है। युआन को देखकर चैंगशू कहता है, ये लड़का तो एक ट्रैश है। उल्टी करने के बाद युआन अपने मुंह को साफ करते हुए खुद से कहता है, क्या सच में इतनी जल्दी हम सभी कुनलुन माउंटेन पहुंच गए? इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो खड़ा होकर लिन टियान से पूछता है, मास्टर लिन टियान, लगता है आप शायद यहाँ पर किसी तरह की आर्मी को इकट्ठा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आगे से लिन टियान कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारा ये बार पूरी तरह से भर जाए। इस बात को सुनकर युआन पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और हैरान होकर सोचने लगता है, मैंने सही ही सोचा था, ये लोग यहाँ पर सोल्जर्स डिप्लॉय करना चाहते हैं। ये सोचने के बाद वो कहता है, आखिर आपको किस तरह की आर्मी चाहिए? आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, तुमने ये आर्मी क्या लगा रखा है, सीधा सीधा उन्हें कस्टमर्स कहो। इस बात को सुनकर हम देखते हैं युआन को जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहां खड़ा चैंगशू कहता है, मुझे काफी भूख लगी है। आगे से लिन टियान कहता है, तो चलो फिर बार के अंदर चलते हैं। फिर वो सभी बार के अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जिन सोही को जो कि दरवाजे पर आकर उन सभी लोगों का वेलकम करती है। वहीं जिन सोही को देखकर हम देखते हैं युआन तो उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह से लट्टू हो जाता है। फिर वो ब्लश करते हुए जिन सोही से कहता है, मेरा नाम युआन झुगे है। ये बोलते हुए वो मन में सोच रहा होता है, ये लड़की कितनी प्रेटी है। तभी पीछे से लिन टियान युआन से कहता है, तुम इस लड़की को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये कोई आम सी लड़की नहीं है, ये इस बार की ओनर है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं। फिर मास्टर याओशी जिन सोही से कहकर वाइन की बॉटल मंगाने लगते हैं। वहीं साइड में बैठा चैंगशू भी जिन सोही से डम्पलिंग्स मंगाने लगता है।
लेकिन तभी लिन टियान चैंगशू के सामने खड़ा होकर कहता है, नहीं, अभी तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। लिन टियान की इस बात को सुनकर वो बेचारा भी डरते हुए ठीक है कह देता है। लेकिन तभी हम युआन को देखते हैं, जो कि उस बार को देखकर गुस्से से सोचने लगता है, ये तो सचमुच का एक आम सा बार है, आखिर मैं इस घटिया सी जगह का एम्प्लॉय कैसे बन सकता हूँ। लेकिन तभी युआन के पीछे योंग और सैम बॉन्ग आ जाते हैं और वो दोनों युआन से काफी सीरियस होकर पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ बैठने से पहले कुछ ऑर्डर किया? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ फ्री की सीटिंग नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो ऑर्डर करना कंपलसरी है। तभी वहां पर किम योंग भी आ जाता है, जो कि युआन से बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम यहाँ पर खाना खाओगे और बिना पैसे दिए यहाँ से एस्केप कर जाओगे। ये बोलने के बाद वो एक नाइफ को टेबल पर रखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे दोनों बाजुओं को काट कर तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस बात को सुनकर तो युआन की फटकर चार हो जाती है और वो घबराते हुए उन लोगों से कहता है, आखिर अब तुम लोग कौन हो? तभी वहां पे लिन टियान आ जाता है और वो उन सभी लोगों से कहता है, आखिर तुम तीनों इसे परेशान क्यों कर रहे हो? आगे से किम योंग लिन टियान से कहता है, नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमें लगा ये भी उन्हीं कस्टमर्स में से है जो कि बार का माहौल खराब करते हैं। आगे से लिन टियान कहता है, ये कोई कस्टमर नहीं है, ये एक एम्प्लॉय है। इस बात को सुनकर वो तीनों बड़े ही प्यार से युआन से माफी मांगने लगते हैं। उनके इस बदले हुए बिहेवियर को देखकर युआन सोचता है, ये तीनों तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। ये सोचने के बाद युआन लिन टियान से पूछता है, क्या ये तीनों भी इस बार के एम्प्लॉई हैं? आगे से लिन टियान कहता है, नहीं, ये तीनों यहाँ के कस्टमर्स हैं। इस बात को सुनकर युआन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो हैरानी से सोचने लगता है, अगर ये तीनों कमीने यहाँ इस बार के कस्टमर्स हैं तो आखिर ये कमीने मुझे धमका क्यों रहे थे? तभी लिन टियान कहता है, हाँ, पर ये तीनों इस बार के रेगुलर कस्टमर्स हैं। तभी हम देखते हैं कुनलुन एकेडमी के तीनों वॉरियर्स भी वहां पर आ जाते हैं। हम देखते हैं उन तीनों की हालत काफी खराब हो रखी होती है, वो तीनों पूरी तरह से थके हुए होते हैं और फिर वो तीनों एक टेबल पर आके बैठ जाते हैं। वहीं साइड में बैठा युआन उन तीनों को देखकर सोचने लगता है, आखिर अब ये तीनों कौन है? तभी मास्टर सियोल लिन टियान से पूछते हैं, सर, क्या मैं एक ग्लास पानी पी सकता हूँ? आगे से लिन टियान कहता है, एक ग्लास ही क्यों, तुम जितना चाहे उतना पानी पी सकते हो, यहाँ पानी बिल्कुल फ्री है। इस बात को सुनकर मास्टर सियोल वहां मटके में पड़े पानी को पीने लगते हैं। फिर हम युआन को देखते हैं, जो कि लिन टियान से पूछता है, आखिर अब ये तीनों कौन है? आगे से लिन टियान कहता है, ये तीनों यहाँ पर पार्ट टाइम वर्कर्स है। इस बात को सुनकर युआन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर लिन टियान से पूछता है, अब आपका इस बात से क्या मतलब है? आगे से लिन टियान कहता है, ये लोग अपनी मील के पैसे चुकाने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस बात को सुनकर युआन और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि युआन ने तो अपनी पूरी जिंदगी में बाहर से उधारी पर ही खाना खाया है। फिर युआन उन तीनों के कपड़ों को देखकर कहता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? ये तीनों तो कुनलुन के दाविश्ट हैं, लेकिन इनकी हालत यहाँ पर इतनी खराब हो रखी है कि ये लोग अपने उधार के पैसे चुकाने के लिए यहाँ पर मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। तभी हम उन दोनों कुनलुन के डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि अपने आगे पड़े टेबल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये टेबल कितना ज्यादा सॉफ्ट है, हम चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लें मगर हम इतना अच्छा टेबल कभी भी नहीं बना सकते। फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों वॉरियर्स वहां से वापस अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं ये चीज देखकर युआन सोच रहा होता है, ये जगह सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे मौका मिलते ही यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी लिन टियान युआन को एक नूडल्स का बोल देते हुए कहता है, सफर में तुम्हें काफी भूख लग गई होगी, लो इसे खा लो। नूडल्स के बोल को देखकर युआन सोचने लगता है, हाँ, सच में मुझे काफी भूख लगी हुई है, तो चलो पहले मैं इन नूडल्स को खा लेता हूँ, फिर यहाँ से भागने का सोचता हूँ। ये सोचने के बाद युआन नूडल्स को खाने लगता है, मगर जैसे ही वो उन नूडल्स की पहली बाइट लेता है, वो भी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं अपनी इस पूरी जिंदगी में अनगिनत बारों में गया हूँ, मगर मैंने आज तक इतनी डिलीशियस नूडल्स नहीं खाई, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जब वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं जिन सोही भी वहां पर आ जाती है और उससे मुस्कुराकर पूछती है, तुम्हें ये नूडल्स कैसी लगी? मगर आगे से हम युआन को देखते हैं, जो कि उस नूडल्स को खाने में इतना ज्यादा खो रखा होता है कि वो जिन सोही की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हम वापस से जिन सोही को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा इमोशनल होकर युआन से कहती है, ये बार मेरे ग्रैंडफादर का है, जब वो इस बार को चलाया करते थे तब ये बार काफी ज्यादा लोगों से भरा रहता था, मगर उनके जाने के बाद इस बार का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया। मगर फिर वो मुस्कुराकर कहती है, मगर अब मैं इस बार को वापस से पहले जैसा करना चाहती हूँ, या यूं कहूं कि पहले से भी बेहतर करना चाहती हूँ। लेकिन तभी लिन टियान युआन से कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
मगर आगे से अब की बार युवान अपनी कुर्सी से खड़ा होकर लिन टियान को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं तो अब आपके साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम लिन टियान को देखते हैं, जो कि युवान से पूछता है, क्या तुम्हारे पास इस बार को ग्रो करने का कोई सोल्यूशन है? आगे से युवान कहता है, हाँ, मेरे पास एक काफ़ी ज़बरदस्त आइडिया है। आगे से लिन टियान पूछता है, आखिर वो आइडिया क्या है? आगे से युवान बड़े स्टाइल से कहता है, हमें इस बार को रिलोकेट करना होगा, इस बार को वापस से बिल्ड करना होगा, मगर किसी ऐसे मार्केट प्लेस में जहां पर काफ़ी लोग आते जाते रहते हों। मगर आगे से लिन टियान कहता है, मगर बार को बनाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी, और हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इस बात को सुनकर युवान बड़ी हैरानी से लिन टियान को देखने लगता है। फिर लिन टियान आगे कहता है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि हम इस बार को रिलोकेट करें, क्योंकि ये बार यहाँ पर मिस जिन के ग्रैंडफादर ने बनाया था, जिसके कारण इस जगह से मिस जिन की काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, तो हम इस बार को यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट नहीं करना चाहते। ये बोलने के बाद लिन टियान मन ही मन सोचता है, और सिर्फ मिस जिन की ही नहीं, बल्कि मेरी भी इस जगह से काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तभी जिन सोही भी लिन टियान को देखकर सोचती है, मिस्टर लिन काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, मेरे बोलने से पहले ही उन्हें मेरा जवाब पता था। फिर लिन टियान की इन सब बातों को सुनने के बाद युवान कुछ देर सोचते हुए उन लोगों से कहता है, बिना लोकेशन को बदले हमें इस काम में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग उन मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते। चलो, अब जो स्ट्रैटेजीज मैं बताने वाला हूँ, अगर तुम उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो हमारा ये कुनलुन बार जल्द ही किंग हाई काउंटी का सबसे बेस्ट बार बन जाएगा। युवान की इस बात को सुनकर लिन टियान और उसके सभी साथी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से युवान को देखने लगते हैं। फिर युवान उन सभी लोगों से कहता है, तो मेरी पहली स्ट्रैटेजी है रूमर्स को फैलाना। इस बात को सुनकर मास्टर याओशी कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब वर्ड ऑफ माउथ से है? आगे से युवान मुस्कुराते हुए उन सबसे कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे इस बार के बारे में पब्लिसिटी करनी होगी, ताकि सभी लोगों को हमारे कुनलुन बार के बारे में पता चल सके। और हाँ, कोई आम सी पब्लिसिटी नहीं, बल्कि हमें इस तरह के रूमर्स फैलाने होंगे, जैसे कि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा बीमार था, मगर जैसे ही उसने कुनलुन बार का खाना खाया वो पूरी तरह से हील हो गया। मगर तभी पीछे खड़ी जिन सोही कहती है, मगर ये तो सरासर झूठ है। आगे से मास्टर याओशी भी युवान से कहते हैं, अब मैं समझा तुम्हारे फादर तुम्हें एक झूठा क्यों बोलते हैं। आगे से युवान कहता है, इसमें कुछ भी झूठ या सच नहीं है, ये बस रूमर्स हैं, जो कि सुनी सुनाई बातें होती हैं, और इन रूमर्स से हमारे बार पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारी फ्री की एडवर्टाइजिंग भी होगी। मास्टर याओ युवान की इस बात को सुनकर कहते हैं, सच कहूं तो अब मुझे भी ये ठीक ही लग रहा है। फिर लिन टियान युवान से पूछता है, मगर हम लोगों को एग्जैक्टली सबसे पहले क्या करना होगा? युवान कहता है, सबसे पहले हमें फ्लायर्स बनाने होंगे। इस बात को सुनकर चैंगशू कहता है, आखिर अब फ्लायर्स क्या होते हैं? आगे से लिन टियान कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें इस जगह का मैप बनाना होगा? आगे से युवान हंसते हुए कहता है, नहीं, इस कुनलुन माउंटेन की लोकेशन तो सबको पता है, बस हमें फ्लायर्स में हमारे बार का प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें उस फ्लायर में लिखना होगा कि यहाँ इस बार का सारा खाना फ्री है। युवान की इस बात को सुनकर मास्टर याओशी गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, आखिर तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? हमने तुम्हें हायर किया है बार को ग्रो करने के लिए, ना कि इस बार के बिजनेस को खत्म करने के लिए। आगे से युवान अपनी कुर्सी से खड़ा होकर मास्टर याओशी से कहता है, डम्पलिंग्स और नूडल्स तो हर जगह मिलते हैं, तो आप ही बताइए, आखिर कौन इतनी दूर इस माउंटेन को चढ़कर हमारे नूडल्स और डम्पलिंग्स को खाने आएगा? लेकिन अगर हम ये सब फ्री देंगे तो स्टोरी इससे काफ़ी डिफरेंट होगी, और वो स्टोरी ये होगी कि ये बार पूरी तरह से लोगों से भर जाएगा। हम सभी कस्टमर्स को पहला ऑर्डर फ्री देंगे और फिर बाकी के ऑर्डर्स के लिए पैसे चार्ज करेंगे। तभी साइड में बैठा योंग कहता है, वैसे भी यहाँ पर आए किसी भी कस्टमर का एक नूडल के बोल से कभी भी मन नहीं भरता, वो लोग एक बोल खाने के बाद कम से कम 2 या 3 बोल तो ऑर्डर करते ही हैं। तभी साइड में बैठा सैम बोंग कहता है, मैं तो इस बार के 15 नूडल बोल्स भी खा सकता हूँ। फिर हम वापस से युवान को देखते हैं, जो कि उन लोगों से कहता है, ये ऑफर हम कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रखेंगे, हाँ, मगर इस बीच हम सिर्फ नूडल्स और डम्पलिंग्स ही बेचेंगे। युवान की इस बात को सुनकर लिन टियान जिन सोही से कहता है, मुझे तो ये आइडिया ठीक लग रहा है, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या डिसीजन है? आगे से जिन सोही कहती है, हाँ, वैसे मुझे भी ये आइडिया ठीक ही लग रहा है। इस बात को सुनकर युवान कहता है, चलो तो फिर मैं फ्लाईओवर्स बनाने के काम को शुरू कर देता हूँ, इसमें मेरी हेल्प चैंगशू करेगा। लेकिन तभी आगे से हम चैंगशू को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बड़े ही गुस्से से युवान से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? आगे से बेचारा युवान डरते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी साइड से लिन टियान कहता है, चैंगशू, तुम्हें अब से युवान के सभी ऑर्डर्स मानने होंगे। इस बात को सुनकर चैंगशू को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है,
मगर वो बेचारा आगे से लिन टियान का कर भी क्या सकता है सिवाय गुस्सा कंट्रोल करने के। तभी लिन टियान किम योंग और उसके दोनों साथियों को कहता है, तुम तीनों भी इस काम में युआन की मदद करोगे। लिन टियान की इस बात को सुनकर वो सभी काफी हैरानी से लिन टियान से पूछते हैं, क्या हम भी? मगर हम तो यहाँ पर कस्टमर्स हैं ना। लेकिन तभी चैंगशू उन तीनों के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उन तीनों को घूरने लगता है, और यूं चैंगशू को घूरता देख वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, आखिर हम यहाँ पर कस्टमर्स थोड़ी है, हम तो यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं। अगर हम लोग तुम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्यों, मैंने सही कहा ना? तभी जिनसोही भी उन लोगों के पास आकर कहती है, इस काम में मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। तभी युआन एक कागज के टुकड़े पर वही सब लिखने लगता है जो कि उसने कुछ देर पहले बताया था। फिर उस फ्लाईओवर को बनाने के बाद वो उस फ्लाईओवर को उन सभी लोगों को दिखाकर कहता है, तुम सभी को भी ऐसे ही फ्लाईओवर्स बनाने हैं। फिर वो सभी लोग भी फ्लाईओवर्स बनाने लगते हैं। लेकिन तभी हम चैंगशू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, आखिर मेरी याददाश्त कैसे चली गई और मैं ये सब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। लेकिन तभी जिनसोही कहती है, हम लोगों ने मिलकर ऑलरेडी 500 फ्लाईओवर्स तैयार कर लिए हैं। आगे से युआन कहता है, हमें कम से कम 2000 फ्लाईओवर्स और बनाने होंगे। फिर सीन चेंज होता है, हम बाहर मैदान का सीन देखते हैं जहां मास्टर सियोल की हालत थकावट से काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। वो मन ही मन सोचते हैं, अब मुझसे ये ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सोचने के बाद वो अपने दोनों डिसाइपल से कहते हैं, ह्यूंग और होंग, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा मास्टर होने के बाद भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा और मेरी वजह से तुम्हें यहाँ इतना सफर करना पड़ रहा है। तभी वहां पर लिन टियान आ जाता है और वहां आकर वो उन तीनों से कहता है, तुम तीनों भी बार के अंदर चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन टियान उन तीनों को एक नूडल्स का बोल देते हुए कहता है, घबराओ मत, तुम इसे खा सकते हो, मैं इसके बदले तुमसे काम नहीं करवाऊंगा। वहीं वो तीनों काफी ज्यादा हैरानी से नूडल्स को देख रहे होते हैं। फिर अगले ही पल वो नूडल्स को भुक्कड़ों की तरह खाने लगते हैं। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि उन तीनों ने नूडल्स खाकर खत्म कर दिए होते हैं। लिन टियान उनसे कहता है, मैं तुम तीनों को एक चांस दूंगा। मास्टर सियोल पूछते हैं, आखिर किस तरह का चांस? लिन टियान साइड में पड़े फ्लायर्स को दिखाते हुए कहता है, तुम तीनों को बस इन फ्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर तुम इन्हें सही से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मैं तुम्हें वापस से अपने सेक्ट जाने दूंगा। ये सुनकर वो दोनों कुनलुन के डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या हमें इन फ्लायर्स को सिर्फ इस विलेज में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है? आगे से लिन टियान कहता है, इस विलेज में नहीं, तुम्हें सिचुआन प्रोविंस में जाकर वहां ये फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मास्टर सियोल थोड़े घबराते हुए सोचते हैं, क्या सिचुआन प्रोविंस? लिन टियान उन्हें घूरते हुए कहता है, लगता है तुम्हें ये चांस नहीं चाहिए। तभी वो तीनों काफी एक्साइटेड होकर कहते हैं, आखिर हम तीनों आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं, हम सिचुआन प्रोविंस जरूर जाएंगे। फिर लिन टियान मास्टर सियोल को एक लिस्ट पकड़ाकर बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, ये उन जगहों की लिस्ट है जहां पर कि तुम्हें ये फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और याद रहे, अगर इनमें से किसी भी जगह पर मैं गया और मुझे वहां ये फ्लायर्स नहीं मिले तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। हम उन तीनों को देखते हैं जो कि लिन टियान की इस बात को सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों फ्लायर्स को कपड़ों में बांधकर सिचुआन प्रोविंस के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सीन कट होता है, हम किंग हाई काउंटी का सीन देखते हैं जहां पर कि चेंगशू फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ रखा होता है। वो डेंग फैमिली के बाहर पहुंचता है और उस जगह को देखकर चेंगशू कहता है, यहाँ तो काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जरूर ही यहाँ पर काफी सारे लोग रहते होंगे। ये बोलकर वो डेंग फैमिली के अंदर जाने लगता है। तभी डेंग फैमिली का गार्ड वहां आकर चेंगशू को रोकने लगता है और पूछता है, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास परमिशन लेटर है? बिना लेटर के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। आगे से चेंगशू कोई जवाब नहीं देता। फिर वो गार्ड गुस्से से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेंग फैमिली में बिना परमिशन के घुसने की? क्या तुम्हें पता नहीं, डेंग फैमिली इस सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है जहां पर कि सबसे ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। मगर तभी चेंगशू उस गार्ड को गुस्से से घूरने लगता है। उसकी डेविलिश आंखों को देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है, आखिर इसकी आंखें कितनी डिमोनिक हैं। चेंगशू एक फ्लायर गार्ड को पकड़ाते हुए कहता है, अभी के लिए तुम इसे रखो। उस फ्लायर को देखकर गार्ड कहता है, आखिर अब ये कुनलुन बार क्या है? फिर वो गार्ड चेंगशू को रुकने को कहता है, मगर चेंगशू उसे इग्नोर करके अंदर की ओर जाने लगता है। ये देखकर वो गार्ड अपने साथियों को बुला लेता है। अब वहां काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं। वो सभी गार्ड्स चेंगशू को अंदर जाने से रोकने लगते हैं। ये देखकर चेंगशू को भी अब गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से उन सभी गार्ड्स को घूरने लगता है। तभी वो गार्ड्स चेंगशू को अंदर जाने से रोकने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर आगे से चेंगशू भी अपनी बॉडी से ब्लैक डेमोनिक ऑरा को रिलीज करने लगता है। उस ऑरा को देखकर वहां मौजूद सभी गार्ड्स के डर से पसीने छूटने लगते हैं। तभी एक गार्ड डरते हुए चिल्लाता है, ये इंसान नहीं हो सकता, ये जरूर ही कोई मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं
वहाँ क्लैन लीडर डियंग चेंग तेजी से भागता हुआ आता है और अपने सभी गार्ड से कहता है, सभी अपनी सॉर्ड्स को नीचे करो, अब कोई भी इन्हें नहीं रोकेगा। फिर वो चैंग शू के सामने आकर